नमस्ते, मैं अलका मिश्रा ख्वाहिश फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि कल 3 दिसंबर को हम सब विश्व विकलांगता दिवस मनाते हैं और उस दिन इनके अधिकारों की बात की जाती है। तो आइए विश्व विकलांगता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में लेट्स इंक्लूड, जिसमें कि हम इंक्लूजन पर चर्चा करेंगे, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आ जाइए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए आज की संचालिका श्रीमती अपर्णा शुक्ला को यहाँ पर आपके सामने उपस्थित करती हूँ। अपर्णा शुक्ला पहले भी आपके सामने आती रही हैं। स्वागत है अपर्णा आपका। नमस्कार। आप शुभ कनेक्शंस से जुड़ी हुई हैं, माइंडफुलनेस ट्रेनर हैं, योगा ट्रेनर हैं और डबलिन से हमारे साथ हमेशा तत्पर रहती हैं इस तरह के कार्यक्रमों में हमारा साथ देने के लिए। तो एज ए मॉडरेटर हमेशा वो हमारे साथ हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आई और दोबारा से इसके संचालन का कार्यभार संभाला। तो स्वागत है अपर्णा जी, और आपसे निवेदन भी कि आप इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद अलका मिश्रा जी for inviting me to this ख्वाहिश Foundation's very special event, which is Let's Include. And Let's Include campaign is really growing. और इस दिशा में अपने प्रयत्नों को आगे बढ़ाते हुए और कुछ सार्थक प्रयत्न करने के लिए कल का जो दिन है वो बहुत ही खास है, जिसमें हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मना रहे हैं। तो इस डे के लिए हमारे साथ कुछ बहुत ही स्पेशल लोग डिफरेंट पार्ट से जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं मिस्टर हरप्रीत सिंह और वो हमारे साथ हैं। तो मैं उनको सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी अपने इस प्रोग्राम में। नमस्ते सर। नमस्कार। You are very welcome. Thank you, ma'am. So Mr. Harpreet Singh is at the moment he is currently working with the Special Olympics Bharat in the capacity of Director Sports, where his potential is best used for developing winter sports and implementation of Ministry of Youth Affairs and Sports Khelo India scheme for the sports for persons with intellectual disabilities across India. And he is well known and he has traveled all around the world and attended Special Olympics World Summer Games at Dublin, Ireland, Shanghai, China, Los Angeles, USA, and Abu Dhabi, UAE. So, sir, we are really honored to have you here today. तो आज आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगी कि प्लीज हमें यूनिफाइड स्पोर्ट्स और अपने रोल के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पेशल ओलंपिक्स को आपने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया और यूनिफाइड स्पोर्ट्स को आप प्रमोट करना चाहते हैं। जस्ट इन अ ब्रीफ नटशेल आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो यूनिफाइड स्पोर्ट्स का, सो दिस इज एक्चुअली is a program which combine equal or approximately number of athlete with and without intellectual disability, जो partners जिनको हम लोग बोलते हैं, on sports team for competition as well as on training. So this is a dedicated to promoting social inclusion through shared sports training and competitive experience. Unified Sports actually joins people with and without intellectual disability on the same team. It is inspired by the simple principle, training together and playing together is a quick path to friendship and understanding. And Unified Sports teams are made up of people of similar age and ability, which makes practice more fun and games more challenging and exciting for all. Having sports in common is just one more way that preconceptions and false ideas are swept away. इसी आइडिया के साथ जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे एथलीट विद एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इकट्ठे एक जगह पर ट्रेनिंग लें और फिर उन्हीं को वो कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस में डालें। कोशिश किया जाता है अगेन कि एज और एबिलिटी उनके मैचिंग हो,
बट अगेन इट डिपेंड्स कि किस तरह के प्रोग्राम में वो किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे बड़ा ज्यादा जरूरी कि वो मीनिंगफुल इंक्लूजन का जो हमारा आइडिया है उसको वो किस तरह से सक्सेसफुल बनाते हैं। यूनिफाइड स्पोर्ट्स बेसिकली हम लोग 3 मॉडल्स में इसमें काम करते हैं। फर्स्ट इज ए जो कि हमारा प्लेयर डेवलपमेंट मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा जहां पर कि रिक्रिएशनल मॉडल है, और तीसरा टोटली जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं। यूनिफाइड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव मॉडल में सिमिलर एज एंड एबिलिटीज होना जरूरी है, नेसेसरी स्पोर्ट्स स्किल्स एंड टैक्टिक्स का होना जरूरी है, compete without modifications of the rules is बहुत important है, 8 weeks of training prior to the competition and eligible for advancement to the regional as well as for the world games। तो प्लेयर डेवलपमेंट है, उसमें सिमिलर एज हो सकता है बट एबिलिटी का मिलना नहीं मिलना कोई इतना मायने नहीं है। प्लेयर्स ऑफ हायर एबिलिटीज एज मेंटर भी वहां पर यूज होते हैं। कुछ हद तक हम लोग जो रूल्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। 8 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग डेफिनेटली वो जरूरी है उनको कंपटीशन में या ट्रेनिंग में आने से पहले, और ये जो कंपटीशन है ये नेशनल लेवल्स तक के कंपटीशन ही है। इसमें जहां तक हम लोग रिक्रिएशन के बारे में बात करते हैं, रिक्रिएशन मॉडल जहां पर कि मैक्सिमम हम लोग इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग या कंपटीशन का जरूरी नहीं है कि दोनों एथलीट विद और विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, बट जो फोकस है वो हमारा फन के ऊपर रहता है कि जितना एंजॉयमेंट हो सकता है, जितना बेटर हो सकता है, वो लोग आए, खेलें, मजे करें और एक दूसरे को सोशली एक्सेप्ट करें। तो इंक्लूसिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो किसी भी तरह से हो सकती हैं, वो स्पोर्ट्स हो सकती हैं और नॉन स्पोर्ट्स भी हो सकती हैं। और ये जो कंपटीशन है, अगर इसमें आते हैं जो एथलीट, वो लोकल लेवल तक के इसमें पार्टिसिपेशन तक ही इसको सीमित रखा जाता है, उससे ज्यादा फिर वो नेक्स्ट लेवल के जो हमारा मॉडल है उसमें चले जाते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं बस ऐसे ही आई एम टेम्प्टेड टू आस्क कि बिकॉज यू आई कैन सी दैट इन योर सीवी दैट आप आयरलैंड भी आए थे, तो इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया ऑफ यूनिफाइड स्पोर्ट्स। सो वाज इट something like that when you came to Ireland, and what year you came to Ireland? In Ireland, I was there in 2003 for the World Summer Games, which held in Dublin that time, and I was a cycling coach for Indian team. But तब हमारा unified sports का इतना ज़्यादा idea नहीं था तब, क्योंकि काफी सारी प्री एप्रीहेंशंस थी कि एथलीट विद एंड विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैसे कंपटीशन में आ सकते हैं। बट ये जरूर था कि एक कोशिश थी कि हमारे जो एथलीट हैं उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले इंक्लूजन की, वो मैक्सिमम लोगों से मिलें जुलें, और जो लोगों के मन में उनके लिए गलत धारणाएं हैं बेसिकली कि ये नहीं कर सकते, इनके होने से ये नहीं हो सकता, या उनकी एबिलिटीज के बारे में वो लोग जो चैलेंज था उनको, वो उन्होंने ओवरकम किया। सो उसके बाद 2010 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिफाइड स्पोर्ट्स है, जहां पर कि इंक्लूजन के बारे में हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं, जहां पर हम अपने एथलीट की एबिलिटीज को एनहांस करने के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम ज्यादा एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं, जहां पर रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, हम लोग इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, उनकी डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। सो ये सब चीजें धीरे धीरे से इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया, और आज ये कह सकते हैं कि हाँ, सोसाइटी में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हमारे एथलीट एक्सेप्ट हुए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके ऊपर पीटी करके या ये सोच के कि नहीं यार चलो ठीक है डिसेबिलिटी है तो इनको इंक्लूड किया जाए, बट उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया है, अपने आप को उन्होंने शोकेस किया है थ्रू स्पोर्ट्स की हमारे में एबिलिटी किसी से कम नहीं है। सिर्फ हमारे अगर आप एक आइडिया देते हैं या एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर कि हम अपने आप को अपने डिटर्मिनेशन के साथ आपको अपना शोकेस कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को, अपने अचीवमेंट्स को, सो डेफिनेटली उस चीज को हमें प्रमोट करने का जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और आई नो आपको एक दूसरे शो में भी जाना है, तो अगर आप कोई एक लास्ट वेरी ब्रीफ मैसेज अगर देना चाहें हमारे लोगों को जो सुन रहे हैं। ब्रीफ मैसेज सिर्फ इतना ही होगा कि आप हमारे एथलीट को जो विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं, आप उनको किसी भी तरह से किसी भी हद तक कम नहीं समझें, पहली चीज। दूसरी चीज,
जितना उनमें एबिलिटी है, अगर हम उस एबिलिटी को फोकस करते हैं तो हमें शायद डिसेबिलिटी वाला जो फैक्टर है या सेक्टर है वो हमें दिखता नहीं है। तो कोशिश करते हैं हम लोग, चाहे हम लोग यूनिफाइड स्पोर्ट्स के बारे में बात करें या किसी भी तरह के अपने जो रेगुलर मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज हैं उनके बारे में बात करें, तो जितना ज्यादा बेटर है हम अपने एथलीट को आगे आने दें, उनको एनहांस करें और उनको प्रमोट करें, ताकि जो दूसरे लोगों की जो धारणाएं हैं, जो लोग इस बारे में पूरी तरह से नहीं सही सोच पाते, उनकी सोच में थोड़ा सा वो फर्क आए, थोड़ा सा वो इंक्लूजन के बारे में सोचें और उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें, तो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। Thank you so much, sir. We really appreciate. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. Have a good day. Have a wonderful time ahead. एंड अब मैं अपने दूसरे गेस्ट को यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर बैक स्टेज हैं और वेट कर रहे हैं इन द वेटिंग एरिया, एंड दे आर ऑल रियली डूइंग अमेजिंग वर्क। तो अब उन सभी विशेष अतिथियों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम इंतजार करेंगे कि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। जी मैम, जी जरूर। साक्षी, यू आर वेरी वेलकम। नमस्ते। नमस्ते मैडम रूमा, आपका बहुत स्वागत है। दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। और अलका मिश्रा जी, जिन्होंने ये पूरा ख्वाहिश फाउंडेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमने मिस्टर हरप्रीत सिंह से सुना कि यूनिफाइड स्पोर्ट्स इज सो इम्पोर्टेंट, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मच ब्रॉडर दैन जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि हम पूरी सोसाइटी को इस दिशा में प्रेरित करना चाहते हैं कि जहां पर कोई फर्क ही ना बचे और हम सब मिलकर सिर्फ एक मकसद के लिए काम करें। तो ऐसे इसमें जो आप हमारे सब स्पेशल अतिथि हैं, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मिस्टर मनोज गुप्ता, आपके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं आपका वो न्यूज आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें न्यूज आर्टिकल की हेडिंग थी कि व्हील चेयर पर इंग्लिश टीचर हिंदी साहित्य की कर रहे हैं सेवा, और वो अपने आप में ही इतना अपीलिंग टाइटल था। और आप केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, चकेरी 2 में, और अंग्रेजी के शिक्षक हैं। और मुझे तो ये कहने का मन भी नहीं करता, लेकिन आप दिव्यांग हैं, लेकिन आपका हौसला जो है वो आसमान को छूता है। और आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी साहित्य की सेवा करते हैं और कविताएं करते हैं, और कवि के रूप में आपकी बहुत अच्छी खासी पहचान है। सो डॉक्टर मनोज गुप्ता इन दिनों बहुत ही तेजी से साहित्य सृजन में लगे हैं, और दिव्यांगों को प्रेरणा देने वाली पुस्तक लाइफ विद डिसेबिलिटी बहुत ही शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार हम लोग एज एन आउटसाइडर बाहर से बात करते हैं, लेकिन खुद आपका पर्सपेक्टिव जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आपने क्या देखा समाज में। जी मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अलका जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़ी बहन है हमारी, और यहाँ पर सभी अतिथि जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नामचीन हस्तियां हैं, मैं सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैम, जहाँ तक परेशानियों की बात है, तो मेरा जन्म एक बहुत ही छोटे से कस्बे में हुआ था, कहना चाहिए गांव में हुआ था, और मैं बिल्कुल एक हेल्दी चाइल्ड के रूप में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन जैसा कि माय मदर यूजुअली टेल्स मी दैट व्हेन आई वाज 9 मंथ, जब मेरी उम्र 9 महीने की थी, तब मुझे फीवर आया और मेरा पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। इवन मेरा केवल चेहरा सही था, और मैं मतलब आज मैं आपको ऊपर से ठीक दिख रहा हूँ, वो मेरी ट्रीटमेंट की वजह से। खैर धीरे धीरे जब मैंने होश संभाला तो मैंने खुद को इसी कंडीशन में पाया, और जब इस कंडीशन में पाया तो मेरी माताजी को ये लगा कि मेरे भाई सब लोग स्कूल जाते हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ने जाए। जब मैं लगभग 4-5 साल का हुआ तो मेरी मदर ने बहुत कोशिश की, सब लोगों से स्कूल भटकी वो,
कि किसी तरीके से मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाए। तो मुझे आज कहते हुए थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ता है, कभी कभी कष्ट भी होता है कि उनको हर जगह से उनको ये कह दिया गया नहीं ये कैसे पढ़ेगा। ये लगभग 35 ईयर पहले की बात है, 35-36 साल पहले की बात है। तो उनको हर जगह से निराश होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर से बात की कि वो पढ़ाते थे, तो वहां पर किसी तरीके से मुझे वहां पे मेरे पिताजी ने एक लकड़ी की गाड़ी बनवा दी जिसमें पहिए लगवा दिए, और बच्चे उसे धक्के देके मेरे साथी मुझे ले जाते थे। पता नहीं चला मैम कि किस तरीके से धीरे धीरे मैंने पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करते करते फिर मतलब मुझे एक परी कथा की तरह लगता है कि मैंने आज ये सब कर लिया, और आज एक अच्छे स्कूल में जॉब कर रहा हूँ। परेशानियां तो बहुत आई। मैं 2008 में कानपुर आया था एक चटाई लेकर, मेरे पास कुछ नहीं था, और आज मेरे पास अपना घर है, और मैं आप सबके आशीर्वाद से कह सकता हूँ आज सब कुछ है मेरे पास, ईश्वर का दिया। फिर तो इच्छाएं अनंत होती हैं, बहुत कुछ होती हैं, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ा। लेकिन हमारे जो कवि मित्र हैं, इन लोगों ने मेरी पीठ पे हाथ रखा जब से, तब से भी आगे तब से और भी आगे बढ़ रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है इन लोगों के बीच में। कठिनाइयां आई, फिर एक बार मुझे दिव्यांगों की विकलांगों की सेवा करते हुए बीच में करता रहता था, कुछ काम करता रहता था, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया था, तो जी। ये सेक्टर कुछ अभी एजुकेशन और मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो उनके लिए मैं काम करता रहता था। तो 2001 में मुझे यूपी स्टेट अवार्ड मिला था, विष्णुकांत शास्त्री गवर्नर साहब थे उनके द्वारा। और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अच्छा था, तो स्कूल में भी काफी आगे रहता था। मतलब हर, जैसे कि अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब कह रहे थे स्पोर्ट्स में, मैम मुझे अच्छा लग रहा है आपसे शेयर करते हुए कि मैंने इस साल अपने स्कूल से चेस का नेशनल खेला। शतरंज में मैं नेशनल खेलने गया, बेंगलोर में खेलने गया, और मुझे उसमें मैं सही लोगों के बीच में खेल रहा था। मतलब उसमें डिसेबिलिटी, मुझे तो इस डिसेबिलिटी वर्ड से थोड़ी प्रॉब्लम है। एवरीबडी इज बिल्कुल डिसेबल। सही। If Sachin Tendulkar is not able to play the football, then I can say that he is disabled in football. तो मुझे इस डिसेबिलिटी वर्ड से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब नया, खैर वो एक अलग विषय है, उस पर पॉइंट ऑफ डिबेट हो सकता है। तो जो दिव्यांग वर्ड आया उस पर भी लोग चर्चा करते हैं, खैर ये अलग बात है। तो इस तरीके से मुझे हरप्रीत जी की बात जब कह रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं चेस, ना केवल चेस खेला बल्कि अंडर 4 कैटेगरी में मैं आया, और मैंने नेशनल पे चेस खेला। और बस इस यही तरीके से परिवार है। पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में वाइफ भी पढ़ाती है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी मरियमपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे, मैम दीप्ति मैम जानती हैं, तो उसमें मेरी बेटी 10th में स्टूडेंट, 10th की क्लास, और मेरा बेटा छोटा है अभी। तो ये जीवन चलता रहा, यही जीवन चल रहा है मैम। और इसी तरीके से लगता नहीं कि संघर्ष तो किया खैर, लेकिन वो संघर्ष भी, अब कोचिंग चलाई मैम मैंने, इतनी अच्छी कोचिंग मेरी चलती थी बिफोर जॉब से पहले जब मैं ट्यूशन देता था तो मेरे पास 250 बच्चे आते थे जी। और मुझे लगता नहीं था कि मुझे नौकरी भी करनी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं सब कैसे क्या होता चला गया, और आज मैं आप सबके बीच हूँ। अच्छा लग रहा है, आप हमसे सवाल कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में बैठते हुए, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर सुनते हुए, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो किसी भी दिल को छू सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए स्टोरी है, लेकिन आपने इसको जिया है, तो हम आपको सैल्यूट करते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं कि हम सब भी ऐसे ही अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए किसी भी चीज को बाधा ना बनने दें और आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात हमसे शेयर करने के लिए। और अब हमारे साथ हैं यहाँ पर मैडम रूमा, ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मैडम रूमा चतुर्वेदी is a member of the Institute of Company Secretaries of India and a law graduate from Lucknow University, और ये डायरेक्टर हैं पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की, जो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। तो ये उस दिशा में ऑलरेडी इतना काम कर रही हैं और एम्पावर कर रही हैं उन बच्चों को जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं,
और उनके लिए थेरेपीज, ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग, सेंसिटाइजिंग और सोसाइटी में जिस भी तरह की अवेयरनेस क्रिएट करी जा सकती है जिससे इन बच्चों को और इन लोगों को रिस्पेक्ट मिल सके और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उसके लिए उस दिशा में ये बहुत ही तेजी से कार्य कर रही हैं। और इन्होंने इंक्लूसिव स्कूल NLK दिशा उसको भी ये रन करती हैं। और बीइंग ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड विच इज इवन मोर इनकरेजिंग हमारे लिए, क्योंकि जिसके पास खुद इतनी जिम्मेदारी है वो इतना ज्यादा कार्य अगर कर सकता है तो हमारे पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। लाइक यू आर अमेजिंग। और आपने इसलिए अपने आप को उस दिशा में पहले सबसे पहले खुद को ट्रेन किया और फिर दूसरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। तो हम आपके तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं मैडम। और आप हमारे साथ पैनल में हैं तो आप अगर हमारे लिए कुछ मैसेज करना चाहें या आप ये बताना चाहें कि आज के परिवेश में विश्व विकलांगता दिवस पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू अपर्णा फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ दीप्ति जी हैं, वो हमारी सबकी प्रेरणा है और इस फील्ड में हमसे बहुत पहले से काम कर रही हैं, तो पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी और साथ ही साथ अलका जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और मनोज जी की जो उन्होंने अपनी जीवन का पूरा बताया वो इतना प्रेरणादायक था, तो उनको भी नमस्कार। कल विश्व विकलांगता दिवस है, तो सबसे पहले जिस बात को मनोज जी ने भी उठाया उसी बात को मैं बढ़ाना चाहूंगी कि विकलांगता को अब बदलने का समय आया है। विकलांगता शब्द की जगह अगर हम विभिन्नता बोलें तो ये ज्यादा उपयुक्त होगा, इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। जैसे कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि सचिन तेंदुलकर को बोलो फुटबॉल खेले तो ही विल बी अ डिसेबल्ड इन दैट फील्ड। सो इन दैट वे हम सभी कहीं ना कहीं डिसेबल हैं। और आजकल एक और नया कॉन्सेप्ट हमारी फील्ड में चल रहा है कि जैसे डिसेबिलिटी नहीं, केपेबिलिटी, डिसेबिलिटी में भी एबिलिटी छुपी हुई है। और जो आपका ये इनिशिएटिव है स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूजन, तो हमारे समाज में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो अगर उसमें विकलांगता है, नहीं है या किसी भी तरीके का है, उसको पूरा अधिकार है अपनी तरीके से रहने का, और हमारा क्या फर्ज होना चाहिए कि हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति के अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसको वो पूरी तरह से निकाल पाए। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी। तो हमारे लिए तो हर दिन विश्व विभिन्नता दिवस है, क्योंकि मैं और हम जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और दीप्ति जी भी एक माँ है। तो जैसे कि अपर्णा बोल रही थी, माँ होने के बाद हम लोग ये कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो जिसे कहते हैं ना, वी गॉट इनटू दिस फील्ड बिकॉज ऑफ आवर चाइल्ड, है ना, क्योंकि हमको लगा कि हम 24 घंटे रहते हैं। जैसे अब हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, तो बहुत सारे ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों के साथ काम कर रही हैं और एक मिशन है जिसमें हम सबको एक साथ आगे बढ़ना और एक ऐसा समाज बनाना है जहां सभी व्यक्तियों को पता हो कि ये जो टर्म्स हैं कि ऑटिज्म क्या है, ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो इस तरीके का एक पूरा माहौल बनाना, लोगों के प्रति जागरूकता जगाना, उन्हें बताना, ये एक जिसे कहेंगे ना, ये मेरे विचार हैं विश्व विभिन्नता दिवस पर। धन्यवाद। बहुत ही सही आपने बोला, लेकिन शब्दों के जाल में ना उलझते हुए, क्योंकि यस ये एक डिबेट हो सकती है, जैसा डॉक्टर मनोज गुप्ता ने भी कहा, आपने भी कहा कि हम कौन सा सही टर्म यूज करें, लेकिन द मेन थिंग इज सेलिब्रेशन जो हम आज कर रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति तिवारी हैं। डॉक्टर दीप्ति तिवारी MBBS हैं, इन्होंने MSc बायोकेमिस्ट्री से किया है
और ये एक एक्स रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, जो कि मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं भी वहां से जुड़ी रही हूँ। और PG डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी, PG डिप्लोमा इन लर्निंग डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। और ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं संकल्प स्कूल शास्त्री नगर कानपुर में। और ये स्वयं एक 22 ईयर ओल्ड डिफरेंटली एबल्ड बच्चे की माँ है और सिंगल पेरेंट है, विच इज इवन मोर मोटिवेटिंग कि जब हम अकेले वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पेरेंटिंग अपने आप में ही एक कितना बड़ा चैलेंज होता है। और फिर जब हमारा बच्चा भी डिफरेंटली एबल्ड है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। लेकिन उन सब चीजों को ओवरकम करते हुए आपने अपने आप को इतने हाई लेवल पे एजुकेट किया और समाज की सेवा करी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे दीप्ति जी कि क्या हम सच में विकलांगता को स्वीकार कर पाए हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार एवं कानून द्वारा विकलांगों के लिए क्या किया जा रहा है, क्या वो इनफ है? सबसे पहले तो अपर्णा जी थैंक यू इतना विविड डिस्क्रिप्शन देने के लिए मेरे बारे में। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ बहुत कर रही हूँ मैं, बट ठीक है। रही बात डिसेबिलिटी या विकलांगता को एक्सेप्ट करने की, तो मुझे लगता है जो मैंने अपने 22 साल की जर्नी में सीखा है कि हमें हमारे अधिकार देने कोई आता नहीं है, हमें उनको हासिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर में स्वीकार करना है कि हमारा बच्चा ऐसा है और हम उसको डिसेबल्ड ना समझें, हम उसको कुछ डिफरेंट ना समझें, हम उसको एटलीस्ट हमारे दूसरे बच्चे या हमारे घर के दूसरे मेंबर्स के बराबर समझें। बहुत सारी फैमिलीज में, रूमा जी भी जानती होंगी, बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है कि कोई सामान आया, अगर थोड़े से भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो एक सामान आया तो नॉर्मल वाले बच्चे को दे दो, इसको क्या करना है, इसको कौन सी समझ है। और इस तरह से करके छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने आप में स्वीकार करना है कि ये जो भी है, जैसा भी है, ये मेरे लिए तो जैसे मैं अपने बच्चे को मानती हूँ तो वो मेरा गुरु, मैं तो उसको अपना गुरु मानती हूँ। उसने मेरे जीवन को दिशा दी है, मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनाया है, उसने मेरे को लाइफ स्किल्स सिखाई हैं। क्या नाम है आपके बच्चे का? भरत। भरत, वाह, हाँ, तो मेरे मतलब अपसाइड डाउन उसने मेरी पर्सनालिटी कर दी है। तो आज मुझे जो भी इज्जत मिल रही है, जो भी समाज में मेरा एक स्टैंडिंग है, वो सिर्फ भरत की वजह से है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे मतलब स्पेशल कॉज लेकर दुनिया में आते हैं। हम अगर उनको समझें और उस दिशा में चलें तो हम जरूर बहुत अच्छी एक दुनिया बना सकते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात आपने जो कही गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट के एफर्ट्स, तो गवर्नमेंट सिस्टम पे कुछ कमेंट करने की मेरी तो कोई है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट सिस्टम पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये सबको पता है। और मैंने जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, या रेजिडेंशियल सेंटर्स हैं, या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सब प्राइवेट चल रहे हैं, पेरेंट्स के एफर्ट से चल रहे हैं, या कुछ समाज के जो बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं उनके एफर्ट से चल रहे हैं। तो उस गवर्नमेंट सिस्टम पे कुछ कमेंट करने का नहीं है, बट जैसा मैंने कहा कि अपने अधिकार के लिए अपने आप को ही स्टैंड लेना पड़ता है। तो वही मेरे हिसाब से सॉल्यूशन है। जी, मैं आपसे पूरी तरह एग्री करती हूँ। यस, क्योंकि एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हम भी ये कहते हैं कि प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड।
तो आपका ये जवाब बहुत हद तक सही है कि बजाय कंप्लेन करने के कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, क्यों ना हम सब साथ में मिलके जो भी कमियां हैं उनको हम अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करें। और ये स्टिल वी कैन कीप डिमांडिंग कि हाँ गवर्नमेंट से भी हमें और सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं दैट इज वन साइड, बट हम क्या कर रहे हैं। और एज ए मदर, जैसे आप लोगों ने एक रोल मॉडल सेटअप करा है जनरल पब्लिक के लिए, और खासकर उन मदर्स के लिए जो ऑलरेडी अपने आप को प्रोबेबली एज ए विक्टिम फील करती हैं, उन्हें लगता होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम मतलब बच्चे से ज्यादा शायद मदर सफर कर रही होगी अपने माइंड में। डेफिनेटली। अपर्णा, और मैं इनकी- ये जो था गवर्नमेंट वाला बात, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक वेबिनार अटेंड कर रही थी, उसमें यही सवाल उठे थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट हो सकता है कम कर रही हो, मगर पता है वहां पर ये चीज निकल के आई, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, रिटायर्ड लोग थे, उन्होंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती हैं, एक तो हम लोगों ने ऐसा उसको पहले से एक ऐसा पिक्चर बन गई है हमारे दिमाग में कि वहां से हमें सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, या मिलेगा तो पता नहीं जाने क्या क्या कितने सारे पेपर वर्क होगा, क्या होगा, हमें कैसे बहुत ताम झाम है, हमें नहीं जाना वहां पर। तो वो जो एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है, उसकी वजह से भी कई बारी गवर्नमेंट जो हम तक पहुंचाना चाहती है वो नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला जो वहां पर एप्लीकेशंस आती हैं, जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने निकाले हुए हैं, वो इतनी कम होती है कि उसमें भी उनको सिलेक्शन मतलब करना मुश्किल होता है कि वाकई वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर भी रहे हैं या नहीं। तो मतलब जहां मुझे लग रहा है कि जहां पर जो उससे मुझे निकल के आई थी बात कि एक हाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स तो ला रही है, मगर एक अवेयरनेस नहीं फैला रही है साथ में जो इंस्टीट्यूशंस है या सोसाइटी के, हम लोग किस तरह से उन स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक वो जरूर सिस्टम में कमी है हमारे। तो वो लोग बोल रहे थे कि शायद अभी ऐसा भी कुछ लेकर जाएंगे, ये बात हमें जरूर गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए कि ठीक है वो स्कीम्स ला रहे हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना और किस तरह हम आसानी से उससे कनेक्ट हो सकते हैं, कितना आसान है वो प्रोसेस, वो हम तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूर आवश्यकता है। थैंक यू। और बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में इनफ एप्लीकेशंस नहीं आ रहे हैं और हमारा नेगेटिव माइंडसेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जरूरी है कि हम जागरूकता क्रिएट करें इस तरह के प्लेटफॉर्म से, और जो लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो और लोगों को बताएं। लाइक दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिशन, हम सब कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमें वो नहीं मिला तो शायद किसी और को मिल जाए, किसी का और दूसरे का फायदा हो जाए। बेशक। और हमारे साथ यहाँ पर यूथ लीडर साक्षी भी जुड़ी हुई हैं। तो साक्षी ने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी से लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, और बचपन से ही साक्षी इसलिए एज ए यूथ लीडर बहुत इंस्पिरेशनल है क्योंकि इन्होंने अपनी माँ के साथ बचपन से ही इस काम को किया है। और इन दैट वे मैंने बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग लाइक ए टीनेजर, और मेरी सिस्टर उन बच्चों के साथ काम करती थी, तो आई हैड अपॉर्चुनिटी कि मैंने जाके देखा, और शायद इतने सालों बाद मेरे दिल में ये इच्छा हुई कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को साक्षी से रिलेट करती हूँ। तो साक्षी, आपने जो है बचपन से कार्य किया और आज आप बहुत सारे दूसरे यूथ्स को मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं कि वो आए और इन लोगों के लिए काम करें। तो साक्षी, आप क्या कहना चाहेंगी कि हम सब स्वयं में कितने जागरूक हैं, क्या हम इनफ कर रहे हैं? आप क्या बोलना चाहेंगी? सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब मुझे ऐसे आपने बुलाया यहाँ पे। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हाँ, जैसे आपने कहा, मैं प्ले ग्रुप में थी जब मेरी मदर ने ये सेंटर स्टार्ट किया था। तो तब से मुझे एक ये एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे मैं बच्चों के साथ रह पाई, या मैंने किया जो भी मैं अभी तक कर पाई हूँ या जो भी सीखा है तभी से सीखा है। और जैसे कि आपने कहा कि हम लोग कितने जागरूक हैं,
मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट कुछ टाइम पहले से, जैसे कि अभी बात चल रही थी इंटीग्रेशन की, कि जहाँ पे हम नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, और ऑल्दो उन लोग की पढ़ाई अलग अलग होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो कहीं ना कहीं IQ लेवल मैच नहीं करता, बट जो चीजें सब साथ में कर सकते हैं, जैसे कि लंच टाइम है, गेम्स पार्ट है, कोई इवेंट हो रहा है, वहां पे सब साथ में है, तो उसकी वजह से जब छोटे से बच्चे हैं, जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे मैं थी, जब मैं छोटी थी, तो अब जाके मुझे थोड़ी बहुत जितनी भी समझ आई है, अब जाके आई है, अब मैं कहीं ना कहीं बच्चों को समझने लग गई हूँ। तो ये चीज एक जैसे एक प्रोसेस होती है, कि जैसे कि अभी लोग स्कूल्स इनिशिएटिव ले रहे हैं इंटीग्रेशन का, कि अगर छोटे से में बच्चे 5-6 साल के हैं, साथ में बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं छोटे समय से, तो आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, जब अब जो बच्चे हैं, अब जो वो बड़े होंगे, तो आगे जाके आई रियली होप कि स्पेशल बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और जो भी सिबलिंग्स हैं, सबसे पहली बात तो ये इंटीग्रेशन वाली। सेकेंडली कि जो हमारा ये सिस्टम है कि फैमिली में क्या होता है कि जब कोई स्पेशल बच्चा होता है, तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करने लग जाते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने और फैमिली मेंबर्स से, कि वहां पे बच्चा ऐसा है, ये सब। तो सबसे रोल मैं कहूंगी सबसे बड़ा एक पेरेंट का ही होता है, जहाँ पे वो अपने और बच्चों को या और फैमिली मेंबर्स को अपने बच्चों से कनेक्ट करे, शुरू से ही इंटरैक्शन बना रहे बच्चों का, ताकि आगे जाके वो चीजें बहुत अच्छे से खिल के आए, और बच्चे अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जहाँ पे सब उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए शुरुआत एकदम बचपन से ही होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों में। जैसे अगर हम डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, तो सब साथ में खाना खाएं। अगर हम बच्चों को खिलाने ले जा रहे हैं, तो हम पार्क सब बच्चों को साथ में लेके जाएं। अगर हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि कहीं इवेंट, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हम बच्चों को घर में छोड़ देते हैं, है ना, या उनके साथ कोई घर में कोई रह जाता है। मगर अगर हम शुरू से ही लेके जाएंगे, आप सोचिए, अगर किसी शादी में या किसी पार्टी में कोई एक स्पेशल बच्चा जा रहा है, कोई भी बच्चा जा रहा है, एक स्पेशल बच्चा, तो उस चीज से कितने लोग अवेयर होंगे। या कम से कम मैंने तो देखा है कि मेरे जब अब स्कूल में, या मेरे अभी जो बैचमेट्स है कॉलेज में, कई लोगों को एक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि हमारे पास मतलब ऐसी भी एक कोई फील्ड है। एटलीस्ट उनको अवेयरनेस तो हो, तो और वो आगे जाके धीरे धीरे आगे करना सीख जाते हैं। आई होप बिल्कुल सही आपने कहा कि सेंसिटाइजेशन जो है वो, क्योंकि जो यंग एज होती है, उस एज में माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं होते। तो अगर उस एज में वो एक्सपोजर होगा, तो वो आगे चल के उसके ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं। और यहाँ पर अपने इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक सवाल है, जिसको आप में से कोई भी चूज कर सकता है आंसर करने के लिए, कि जो खुद अक्षम है, जो खुद अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन ये लड़ाई लड़ेगा? यस, रूमा जी। एक तो जो खुद अक्षम है, तो सबसे पहले तो जैसे कि शुरुआत से हम सभी बात कर रहे हैं कि उनको सक्षम बनाना, जिस हद तक वो सक्षम बन सकते हैं। पहला तो स्तर ये होता है जिससे हमें बच्चों को साथ काम करना है। दूसरा होता है जो अभी हम सभी बात कर रहे हैं, कि जब तक माता पिता खुद अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज या सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरीके से हमारे उस माइंडसेट में चेंज लाना, और फिर धीरे धीरे इस जो सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है, इट हैज टू मूव बैकवर्ड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द सोसाइटी, और हम सबको मिलके उनकी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। और इतना उनको सक्षम बनाना कि वो खुद अपनी, जैसे दीप्ति जी ने बहुत बोला, कोई आपको देने नहीं आएगा, आपको खुद फाइट करना पड़ेगा। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है कि इस तरीके से हम उनकी लड़ाइयों को लड़ेंगे।
बेशक। जी मैं और बिल्कुल मुझे भी आपसे एग्री मुझे भी करती लगता हूँ। है बीइंग अ सोशल, हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो हम अगर कहते हैं कि हम एक समाज को बिलोंग करते हैं, एक सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो अगर उस सोसाइटी से हमें इतना कुछ मिला है, इतने रिश्ते, दोस्त, एक पहचान, तो निश्चित रूप से हमारा भी उत्तरदायित्व ये बन जाता है कि हम समाज में जो इस तरह के उपेक्षित लोग हैं, जो कहीं थोड़ी सी कमी के कारण हमसे पिछड़ रहे हैं, और हाँ, माना मैंने कि उन बच्चों के भी हो सकता है जो ज़्यादा सीवियरली चैलेंज्ड होते होंगे, तो उनके पेरेंट्स भी, चूँकि कहते हैं जब एक परिवार, एक अगर बच्चा या कोई एक भी, मैं कह रही हूँ छोटी-सी बीमारी भी आ जाती है, तो पूरा परिवार उसके साथ सफ़र करता है। तो अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो डेफ़िनेटली पूरा परिवार उसके साथ सफ़र करता है। तो बीइंग कम्युनिटी मेंबर, हम सब एक ही कम्युनिटी के, एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं, तो जिस तरह हमारे परिवार में कोई एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, हम सब मिलके उसे सपोर्ट करते हैं। तो अगर बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर, हम सब उन्हें भी अपना एक पार्ट समझ के साथ में लेके, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको साथ लेके चलना है और उन्हें बराबर का मौका देने की कोशिश करनी है। कहीं पिछड़ रहे हो तो बस एक उँगली थमा देनी, चलो आ जाओ, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, फिर धीरे से उँगली छोड़ देनी है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कुछ करने की हमें ज़रूरत होगी नहीं। तो हम ज़रूर एक इंक्लूसिव सोसाइटी का, एक इंक्लूजन की तरफ हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और डेफ़िनेटली हमें प्राउड होगा कि हम एक ऐसी सोसाइटी को बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ कोई भी अंडर प्रिविलेज्ड नहीं है। सब साथ-साथ बढ़ रहे हैं, साथ-साथ पढ़ रहे हैं, और साथ-साथ एक-दूसरे का सहयोग करके साथ में चल रहे हैं। आपने जो कहा जी अलका जी, उससे बस मुझे एक शायर के कहे हुए ये लाइंस याद आ गए कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। क्या बात है! वाह, वाह, बहुत वाह! बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और मैं भी फेमस कुछ शायर की लाइंस है। बिल्कुल, और अपर्णा जी, साक्षी मैं भी अपने जी, व्यूज दे जी हाँ जी, दीप्ति जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी, जी, हाँ। स्वागत है। पहली बात तो ये कि जैसा आपने अलका जी बोला कि कोई बीमारी होती है तो सारा परिवार सफर करता है। ये डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है। ये बच्चों की ये जो कंडीशन है, ये सिर्फ एक कंडीशन है। हम अगर अपने ये मैंने एक्सपेक्टेशंस को एग्जांपल दिया था थोड़ा सा दीप्ति जी कि अगर एक जी बीमार भी जी होता है घर में छोटा-सा भी, ये एक मैंने एग्जांपल दिया था, जी बीमारी नहीं जी कहा जी था। जी आपने एग्जाम्पल दिया था, मगर जी, पेरेंट्स के लिए एक मैसेज मैं दे रही हूँ कि इसको हुँ, समस्या ना समझें, इसको परेशानी ना बिल्कुल, समझें, इसको ये ना बिल्कुल, समझें कि हमारे ऊपर दुख आ गया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ गई या अब हम क्या करें। ये सिर्फ एक कंडीशन है। हम अगर अपना माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करें, अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े से चेंज करें, तो बहुत हद तक जिंदगी में कोई इतना तकलीफ रहती नहीं है। बहुत ही हँसी-खुशी जीवन बिताया जा सकता है, बहुत आराम से बिताया जा बेशक, सकता है। और अगर हम बेशक, हँसी-खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे साथ चलने वाले लोग सब उनको भी खुशी ही मिलेगी, तो सब हमारे साथ बेशक, चलना चाहेंगे ही चाहेंगे। तो बेशक। मेरा बस और इतना कहना है। अपर्णा और बिल्कुल। ये मैम आप और मेरी दोनों एक एग्जाम्पल चीज हैं मैं साक्षात हमारे सामने, कि किस तरह मैं आपने थोड़ा सा सँभाला बोलूं। है। और अपर्णा हमारे मैम मैं साथ भी एक यहाँ चीज बहुत बोलना सारे चाहूंगी। लोग जुड़े हुए हैं। हाँ साक्षी, एक मिनट, मैं जरा उन लोगों को जी, एक्नॉलेज करना चाहती हूँ जो इस हाँ समय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ हैं पल्लव मेहरोत्रा, प्रभुदास, रामठीके, अनिमा, अर्चना और रितु कौशिक जी और उमा सिंह, ये सब हमें सुन रहे हैं। तो ये जरूरी है कि ये मैसेज, आप लोग हमारे मैसेंजर हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम ये होप कर रहे हैं कि आप सब हमारे साथ आएंगे, और जो मैसेज हम, खासकर जब वो मदर्स दीप्ति जी जैसी, रूमा जी जैसी आके खुद ये मैसेज देती हैं, तो उस मैसेज में एक अलग ही पावर होती है, क्योंकि they are the first hand experiencing everything and is still standing strong, and as she's saying कि इतना कठिन भी नहीं है लाइफ में, फिर भी आप बहुत खुश रह सकते हो। तो ये बेशक, मैसेज सब तक जाना चाहिए। और हाँ साक्षी, बेशक। आप क्या कहना चाहती हैं? अपर्णा, मैं मैं दीप्ति मैम ने कुछ लोगों को मैं और नाम लेना चाहूंगी जो वहां पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हैं। गोपाल शर्मा प्रभाकर जी हैं, सैयद हसनैन जी हैं, रेणु त्रिवेदी जी हैं, कमलेश शुक्ला जी हैं, दिनेश दवे जी हैं, मनोज शुक्ला हैं, और साथ में हमारे कुसुम सिंह जी हैं। ये इतने सारे लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग आके छोड़ के जा चुके हैं, शायद उन्होंने कमेंट्स नहीं किए हो।
तो वो हमें नहीं पता लग रहे हैं। और साथ में हमारे जो मनोज जी हैं वो भी साक्षात, वो तो खुद चूंकि फिजिकली चैलेंज हैं वो खुद अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं तो जी, वो भी हमारे लिए साक्षी को बोल लेने दो, फिर मैं हाँ। बोलता हूँ। फर्स्ट हाँ साक्षी साक्षी, speak, go ahead. या private. जी हाँ। हाँ जी, मैं बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे दीप्ति मैम ने भी कहा कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब हमारे ऊपर एक दुख आ गया है या ऐसा कुछ। 2008 या 2009 की बात है, एक आर्ट कंपटीशन था, मतलब जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वहां पे एक पेरेंट जिनके बच्चे ने एक प्राइज जीता था, कुछ फर्स्ट या सेकंड, तो उनको मतलब बच्चे को जब बुलाया स्टेज पे देने के लिए अवार्ड, तो वहां पे उनके पेरेंट ने एक बहुत अच्छी सी बात बोली कि मैं कहने लगे कि मुझे पता नहीं क्यों लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया या ऐसे हो गया, मगर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि वो भगवान ने सिर्फ मुझी को चुना कि मैं ही उसकी ऐसे देख रेख बहुत अच्छे से कर सकता था, उसके लिए भगवान ने मुझको चुना। तो मतलब मैं एक बात कह रही हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं और बच्चों को एज अ गिफ्ट ही मानते हैं। बिल्कुल तो सही कह रही हैं यही आप साक्षी, experience क्योंकि भगवान जो है हर किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, तो उसे Exactly. ऐसे सोल्स को चुनना पड़ता है जो जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। तो जी। बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन नेक्स्ट जो हम इस पैनल पे सवाल उठाना चाहेंगे कि स्थितियां आज गंभीर हैं तो क्यों हैं, या हम ऐसे गंभीर हालातों में क्या कदम उठाएं कि स्थितियां सुधर सके। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं इससे पहले वाले प्रश्न पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अलग अलग, मैं किसी को कह नहीं रहा क्या वर्ड्स हैं। अक्षमता हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, विकलांगता, दिव्यांगता, बीमारी, जो कुछ भी है, Yes. वट एवर द वर्ड्स कैन बी गिवन, व्हाट आई से। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरी बीमारी ही मेरे लिए वरदान है, मेरे लिए ईश्वर का प्रसाद हो गई और मैं इसे एंजॉय कर रहा हूं। और अगर आज मुझे कोई कह दे, जैसे फिल्मों में होता है कि लाइए हम एक जादू कर देते हैं और मनोज जी आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो शायद है मैं मना कर दूंगा, उससे कह दूंगा नहीं, आई एम एंजॉयिंग, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा हूं और मुझे इस जिंदगी में मजा आ रहा है। मेरे फादर कहा करते थे कि बेटा, मतलब उनको, मेरे पिताजी वैद्य टाइप के चिकित्सक थे, तो पेशेंट्स आया करते थे और देख के, जैसे अभी बात हो रही थी कि एक बच्चा ऐसा हो तो उसको चीज दे दी जाती है, दीप्ति जी कह रही थी कि इस बच्चे को कर दिया जाता है, तो मैं तो सुन सुन के बड़ा हुआ हूं कि सारे पेशेंट्स आके कहते थे कि डॉक्टर साहब आपके 4 बच्चे तो ठीक है, इस लड़के की जिंदगी बेकार है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से साथ शेयर करते हुए कि वो मेरे चारों बड़े भाई बहन, वो ये कहते हैं कि मैं मनोज गुप्ता का भाई हूँ या मैं मनोज गुप्ता की बहन। ये सब आप लोगों की, मेरी बड़ी बहन बैठी है, अभी मैं एक कविता सुनाए बगैर नहीं जाऊंगा। देखो पहली सीधी सी बात है, नहीं वो आखिरी के लिए है, मैं ताकि उसको हम लास्ट के लिए बचा के रख रही जी थी, जी 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 जी, जरूर जरूर ताकि हम एंड करें एक पॉजिटिव नोट पे, तो जी। हम मैं आपकी कविता को मैं लास्ट इसीलिए के लिए पॉजिटिव बचा। बोल रहा हूँ, बहुत मेरे लिए तो प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है, मेरी जो भी है, आप जो भी काम दें से। बहुत बहुत धन्यवाद। और शब्दों के जाल में हम नहीं उलझेंगे, हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि इसको क्या बुलाएं क्या नहीं बुलाएं, लेकिन मेरा सवाल या तो रूमा जी या दीप्ति जी अगर आंसर करना चाहें कि स्थितियां इतनी गंभीर क्यों हैं, अगर हैं तो हम क्या करें इन मौजूदा हालातों में, क्या कदम उठाएं कि स्थितियां सुधर सकें। रूमा जी। अपर्णा जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी इस डिस्कशन से जो निकल कर आया है कि स्थितियां आज गंभीर हैं, तो उसके लिए जो ये एक्सेप्टेंस है ना, जो हम सब ने एक सुर में बोला है कि अगर हम डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशल नीड को एक्सेप्ट करते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो ये जो स्थितियां हैं ये बेहतर हो सकती हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ कि 2016 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 2,68,00,000, जो कि 2.21% है ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दे हैव सम, एक या एक से अलग तरीके की कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। तो अगर आप
देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत सारे लोग हैं। तो इसको बेटर करने का यही तरीका है कि जैसे कि बात हो रही थी बीच में कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। हम सभी जो है वो सामाजिक प्राणी हैं, ऐसा कोई नहीं होता कि जो दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कैसे मदद करें। अब ऑटिज्म का बच्चा हाथ हिला रहा है तो क्यों हिला रहा है? तो जागरूकता डिसेबिलिटीज के बारे में, जागरूकता डिसेबिलिटीज से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जागरूकता कि किस तरह से थेरेपीज के माध्यम से या सपोर्ट के माध्यम से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। यही एक तरीका हो सकता है कि इस स्थिति को हम दिन पर दिन और बेहतर बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दीप्ति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी कि, और एक तो इन्होंने आंकड़ा बताया कि 2.21% पॉपुलेशन जो है उसके पास किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी है, सो दैट्स अ ह्यूज नंबर कंसिडरिंग इंडिया की पॉपुलेशन। तो इतनी बड़ी विकराल समस्या जैसी दिख सकती है ये, लेकिन हमें उसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखना है और उसके समाधान, क्योंकि जो लीडर्स हैं दे डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, दे फोकस ऑन सॉल्यूशंस, एंड वी हैव अ पैनल ऑफ लीडर्स हियर। तो इस लीडरशिप में आप क्या ऐड करना चाहेंगी? एक तो इन्होंने समाधान बताया कि जागरूकता उसका एक समाधान हो सकता है, लेकिन क्या आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी, मैं ऐड करना चाहूंगी डेफिनेटली। मेरा बहुत इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है और मैं चीजों को एक लार्जर पिक्चर की तरह से देखना पसंद करती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अब से कुछ समय पहले हमारा कंट्री एक बैकवर्ड कंट्री था, फिर वो डेवलपिंग कंट्री हुआ है, धीमे धीमे डेवलप कर रहा है। तो पहले के समय में हम लोग सब बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे थे, एक सर्वाइवल मोड में चल रहे थे, और अब धीमे धीमे सोसाइटी डेवलप कर रही है तो हम लोग सेंसिटिव हो रहे हैं, ज्यादातर काफी लोग सेंसिटिव हो रहे हैं। और मैंने 2007 में जब अपना सेंटर स्टार्ट किया था, तब से अब में मुझे बहुत डिफरेंस दिखता है, बहुत मेजर डिफरेंस दिखता है। तो मैं ये पॉजिटिविटी लेकर चल रही हूँ कि चेंज और प्रोग्रेस एक नेचुरल वे है और प्रोग्रेस होनी ही होनी है। तो हम अपने एफर्ट्स जो कर रहे हैं अपने लेवल पे सभी लोग कर रहे हैं, तो करते रहें तो चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे हिसाब से। यस, लेकिन आप क्या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चाहती हैं कि वो एक सोल्यूशन हो सकता है इस समस्या का? हाँ, डेफिनेटली। मतलब पेरेंट्स, अगेन मेरा जो बेसिक वर्किंग स्टाइल है वो यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फुलफिल करनी है, बाकी चारों तरफ चेंजेस तो ऑटोमेटिकली आते हैं, हमारी Yeah, अपनी and being एनर्जीज। a health professional, you don't have to be scared because one of the aspect is spiritual health. So maybe हाँ we are not paying enough attention to our spiritual health. तो I हाँ think आपने जो डेफिनेटली। बताया है वो एक solution ही है कि लोग हाँ जी, अगर spirituality की तरफ बढ़ें तो उनको शायद अपनी समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं लगेगी। बिल्कुल अपना माइंड सेट चेंज करें, अपने आप को बैलेंस में रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को ये ना समझें कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसको एक डायरेक्शन की तरह से समझें। तो अपना माइंड, बेसिकली माइंड सेट चेंज करना, तो वो चेंज होगा तो अपने आप हमारा अपना बिल्कुल, चेंज होगा तो हमारे आसपास सबका भी चेंज होगा धीमे और धीमे। उसके लिए मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। थैंक यू सो मच बिल्कुल दीप्ति जी। बिल्कुल। और अलका जी, आप कोई और इसमें एक सोल्यूशन ऐड करना चाहेंगी? जागरूकता, स्पिरिचुअलिटी, व्हाट एल्स? हाँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल इस मामले में ये दोनों ही चीजें, क्योंकि मैं भी यही चीजें लेके अपने आप में चल रही हूँ साथ में, तो ये तो बेस्ट ऑप्शंस हैं। और बस इसके अलावा यही है कि अवेयरनेस तो हर चीज में, जैसे दीप्ति जी ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हम अपनाएं या मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, हम अपनी मेंटल स्ट्रेस को, अपनी इमोशनल वेलबींग को, अगर वेलबींग के ऊपर काम करें तो, लेकिन उसके लिए भी अवेयरनेस जरूरी है। तो बस हमें मेन वही है कि जो स्पेशल फैमिलीज हैं और सोसाइटी के लोग हैं, अगर हम उन फैमिलीज को सेलेक्ट करके जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं या सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है,
तो अगर हम फैमिली कम्युनिटी में जाके उन फैमिलीज को सिलेक्ट करके उनके साथ हर लेवल पे, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, फिर उनको सपोर्ट करें, उनके अंदर वो अवेयरनेस के ऊपर उनके लिए अवेयरनेस करें कि वो किस तरह से अपने पहले खुद को संभालें, फिर अपने बच्चे को संभालें, और उसके बाद किस तरह से उनको आगे गाइडलाइन दी जा सकती है कि आप उनको कहाँ पे भेजें, कि उनको सही डायरेक्शन दिया जा सकता है। देन मुझे लगता है कि डेफिनेटली और इंक्लूड किया जा सकता है। और इसके साथ ही वो अवेयरनेस की जो बात की आपने, तो उसको मैं थोड़ा और डिटेल में, कि जाके जो रेगुलर स्कूल्स हैं, जैसे रूमा जी तो कर ही रही हैं ऐसे जगह पर काम जहाँ पे रेगुलर स्कूल भी है और इनका स्पेशल सेंटर भी है, तो ऐसे ही इंक्लूसिव सेटअप कुछ और बनाए जाएं, रेगुलर स्कूल्स में जाके हम लोग बात करें। और खास करके जो पहले हरप्रीत जी बता के गए हैं, मैं भी यूनिफाइड स्पोर्ट्स स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़ी हुई हूँ, जो कि मेनली इंक्लूजन पर ही काम कर रहा है। तो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के थ्रू भी उन लोगों को बहुत अच्छे से, जो स्पेशल और रेगुलर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को साथ में लाके काम करके उनका जितना इंटरेक्शन करवाएंगे, तो उतना ज्यादा मुझे लगता है उनकी सेंसिटिविटी उनके टुवार्ड्स देम बढ़ेगी और वो अपने में उनको इंक्लूड करेंगे, और हम ये टारगेट हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा और चीजें आसान होती चली जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने अलका जी। तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस उभर कर यहाँ पर आए हैं जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं इस विकराल समस्या का सामना करने में। तो जैसा कि रूमा जी ने एक समाधान बताया है, जागरूकता, और दीप्ति जी ने बताया कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो स्पिरिचुअलिटी यानी मेडिटेशन उसका एक सोल्यूशन हो सकता है। अलका मिश्रा जी ने उसमें अपना एक नया आयाम जोड़ते हुए स्पेशल ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स की भूमिका को हाईलाइट किया। तो अगर हम आज के इस डिस्कशन से इन 3 चीजों पे भी फोकस करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस पैनल को एंड करने के पहले हम डॉक्टर मनोज गुप्ता को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इतने बड़े कवि हैं वो। हम उनकी कविता से इस पैनल का एंड करना चाहेंगे। तो डॉक्टर मनोज जी। मैं इतना बड़ा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपनी बहन के सामने हिम्मत कर रहा हूँ, आज एक छोटी सी गजल सुनाऊंगा। एक हिम्मत कर रहा हूँ मेरी, आप बस मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा। मेरी कविता अच्छी लगे तो भी, ना लगे तो भी। बता दूं, मुकेश आलम जी बहुत बड़े शायर हैं पंजाब के, उन्होंने जब आपकी पहले बात सुनी थी तो जिंदाबाद कर रहे हैं आपके लिए। जी 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 जी, चलिए मैं सुनाता हूँ कि आज के दिव्यांगों को किस चीज की जरूरत है, किससे उनकी हौसला अफजाई हो सकती है और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक 4-5 लाइनें सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं है, छोटी सी है कि दया सहानुभूति की हमें दरकार नहीं, दया सहानुभूति की हमें दरकार नहीं, दया सहानुभूति की हमें दरकार नहीं, मैं भी तुम सब जैसा हूँ लाचार नहीं। वाह 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 वाह। ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं भी आप लोगों के ही बीच का एक व्यक्ति हूँ, कि मैं भी तुम सब जैसा हूँ लाचार नहीं। और फिर हम क्या कहना चाहते हैं, लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमसे भी स्नेह प्यार से मिला करो, हमसे भी स्नेह प्यार से मिला करो, हमसे भी स्नेह प्यार से मिला करो, मैं कोई बीते दिन का अखबार नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अनुभूति की हमें दरकार नहीं, मैं भी तुम सब जैसा हूँ लाचार नहीं, अब मनोज को यही जिंदगी अच्छी है। क्या बात। भाई अब और जिंदगी में करना क्या है। मैंने पहले ही कहा कि अब मुझे कोई खड़ा कर दे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, पता नहीं कैसी आकृति मेरी बनेगी, मम्मी का बोलना, पता नहीं कैसी आकृति बनेगी मेरी और मैं कैसा लगूंगा, अजीब लगूंगा। तो इस आकृति में कम से कम एटलीस्ट मैं जैसा भी हूँ आप लोगों की आंखों में चुभ नहीं रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ हद तक ठीक लग रहा हूँ कि भाई ठीक है कि मनोज जी जैसे भी हैं और जो कुछ भी है सब बढ़िया है। तो वो है कि दया सहानुभूति की हमें दरकार नहीं, मैं भी तुम सब जैसा हूँ लाचार नहीं,
मैं एक शेर सुना के इस बात को खत्म कर देता हूँ। मेरी डैडी तो बस एक शेर जो सुना देता हूँ, वो खत्म कर देता हूँ। वो थोड़ा सा भूल रहा था, बहुत पहले लिखी थी कि सब, हाँ एक बात और करना चाहता हूँ कि सब जी। कुछ अपने आप हमें करना होगा। क्या बात है। ये मैं अपने दिव्यांग भाइयों से कह रहा हूँ कि सब कुछ अपने आप हमें करना होगा, सब कुछ अपने आप हमें करना होगा, कोई यहाँ हमारा ठेकेदार नहीं, क्या बात है। सहानुभूति हमें दरकार नहीं। हाँ एक लाइन सुना रहा था कि अब मनोज की यही जिंदगी अच्छी है, अब मनोज की यही जिंदगी अच्छी है, जिसमें कोई मेरा हिस्सेदार नहीं। भाई मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ मजे से, इसमें मेरा कोई हिस्सेदार नहीं है। तो ये है, मैंने, बड़ी बहन जी मेरी बैठी है, मेरी गड़बड़ हुई हो गजल तो माफ करना, जैसा मैंने कहा। कोई बात नहीं, भाव तो पूरे पहुंचे ना, बस उतना काफी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर, मैंने तो उसको थॉरोली एंजॉय करा। तो आपको भी ये सब सोचना नहीं चाहिए कि सब कुछ सही था या गलत था, बस इट वाज रियली ब्यूटीफुल। लाइक यू नो, आप जो भी कहना चाह रहे थे वो मेरे सोल तक तो पूरी तरह पहुंचा, एंड आई एम श्योर कि जितने बाकी लोग सुन रहे हैं उन्होंने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। तो आज का ये जो पैनल डिस्कशन था ये बहुत ही फ्रूटफुल था, और अगर हम सब मिलके एक टीम की तरह काम करें तो ये लेट्स इंक्लूड कैंपेन बहुत आगे जा सकता है और बहुत सारे उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकता है। और वो तीनों ऑब्जेक्टिव जो हमने आज सॉल्यूशन निकाले हैं उनकी दिशा में हम और सार्थक प्रयत्न करते रहेंगे। पहला सॉल्यूशन था हमारा रूमा जी की तरफ से कि और अवेयरनेस और जागरूकता, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। तो इन्हीं को आगे लेके चलते हुए आज के इस पैनल को हम यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन अलका मिश्रा जी अगर एंड में कुछ कहना चाहें तो सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग। तो अलका जी को मैं ये स्टेज सौंपती हूँ। मैं इसमें पहले रूमा जी को इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स हमारे, क्योंकि हमारी 3 संस्थाएं, बल्कि 4 संस्थाएं मैं कह लूं इस कार्यक्रम की सहभागी हैं। एक तो फॉइश फाउंडेशन और स्पेशल ओलंपिक्स, यूनिफाइड स्पोर्ट्स और पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर, और उसके अलावा ये संकल्प स्पेशल स्कूल। तो ये चारों लोगों का ये म्यूचुअल एफर्ट था। तो मैं चाहूंगी कि रूमा जी आके वोट ऑफ थैंक्स करें, और आगे के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोग्राम ये लेट्स इंक्लूड यहाँ पर खत्म हो रहा है, बल्कि हम कहेंगे कि आगे तक के लिए स्थगित किया जा रहा है और आगे इस तरह के ये प्रोग्राम्स हमारे चलते रहेंगे। रूमा जी। थैंक यू अलका जी। सबसे पहले तो मैं हरप्रीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज आकर उन्होंने हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि ये स्पेशल ओलंपिक्स में किस तरीके से ये यूनिफाइड स्पोर्ट्स की स्कीम होती है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें बताया। मनोज जी की जीवन गाथा सुनकर हम सब बहुत प्रेरित हुए, थैंक यू। और आपकी एंड की जो आपकी कविता थी, इसमें बिल्कुल जो हम सभी जो जुड़े हुए हैं इस फील्ड से, उसको आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया, थैंक यू सो मच। दीप्ति जी, आपको हम सब लोगों के लिए एक आदर्श है, आपके साथ मिलना, आपकी बातों को सुनना, थैंक यू सो मच। साक्षी, आप जैसे यंग लोग इस फील्ड में हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे लगा अरे साक्षी तो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बातें कर रही है। थैंक यू सो मच साक्षी, इसी तरह से आप काम करते रहें, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। अपर्णा जी ने बहुत अच्छे से मॉडरेट किया, हर पहलू को इतने कम समय में जैसे उजागर किया जा सकता है उन्होंने किया। और अलका मिश्रा जी, जिन्होंने इस पूरे थॉट प्रोसेस को उन्होंने उसका सृजन किया और बहुत ही अच्छी तरह से उसे एग्जीक्यूट किया। और जैसे अलका जी ने कहा, बिल्कुल ये प्रोग्राम, ये संवाद खत्म नहीं हो रहा है, ये आगाज है और इसको हम बहुत दूर तक हम सब मिलकर इसको आगे लेकर जाएंगे। और जैसे हमारे सेंटर का जो मोटो है, मिशन है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्स एबिलिटीज, उसको हम सब एक साथ, सब हाथ से हाथ मिलाकर पकड़कर
इसको आगे लेकर जाएंगे और सब इसमें जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच हमें ये मौका देने का कि हम इतने जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे हम मिल पाए, उनकी बातों को सुन पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you so much, everyone. We really appreciate. Namaste. Thank you.